बहादुर सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और कुएं में मिट्टी डालने लगता है। बहादुर, मैंने तुमसे कल भी कहा था इस कुएं को मिट्टी डालकर बंद मत करो। अगर तुमने ये बंद कर दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महिला के इस तरह कहने से बहादुर बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई गहरी चिंता चल रही है। बेझिझक होकर मुझे बताओ, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? साधु महाराज, हमारे खेत में एक बहुत पुराना कुआं है। उस कुएं में काफी समय से पानी नहीं है, वह सूखा हुआ है। मैंने सोचा उसे बंद कर दूं, लेकिन जैसे ही मैं उसे बंद करता हूं, उसके अंदर से एक महिला की आवाज आने लगती है। वो कहती हैं कि बहादुर, कुएं को बंद मत करो। तो तुम उस रहस्यमय कुएं की बात कर रहे हो जिसमें एक महिला का गहरा रहस्य छुपा है। हाँ महाराज, आप किस महिला की बात कर रहे हो और कुएं में उस महिला का क्या रहस्य है? बहुत समय पहले, करीब 50 वर्ष पहले, जब इस राज्य पर राजा महेंद्र सिंह राज करते थे। महेंद्र सिंह जी बहुत ही दयालु और प्रजापालक राजा थे। वो केवल एक ही बात को पसंद नहीं करते थे, वो था धोखा। अगर कोई इंसान उन्हें धोखा दे देता था या उनके साथ छाल करता था, तो वह उसे हमेशा के लिए जिंदान में डाल देते थे या सूली पर लटकवा देते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिनका नाम अनामिका था। एक दिन राजा अनामिका से कहने लगे, महारानी, हम किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य जा रहे हैं। हमारे बाद अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत या परेशानी हो तो राजमाता को बता देना, वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगी। महाराज, आप अपने साथ और किसे ले जा रहे हो या फिर आप अकेले ही जा रहे हो? हम अकेले ही जा रहे हैं। लेकिन महाराज, आप हर बार तो आप महामंत्री को साथ ले जाते हैं। इस बार मंत्री जी को साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? मंत्री जी को हम अपने साथ जरूर ले जाते, लेकिन हमने उन्हें एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी सौंपी है, इसीलिए हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। अगले दिन महाराज दूसरे राज्य की ओर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद उनकी माँ यानी राजमाता महारानी नंदिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह नंदिनी से बहुत चिढ़ती थी। इसकी वजह यह थी कि नंदिनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसी कारण राजमाता अक्सर नंदिनी पर गुस्सा करती थी और उसे ताने भी देती रहती थी। एक दिन नंदिनी किसी काम से राजमाता के पास आती है। नंदिनी को अपने कमरे में देख राजमाता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे अपना यह मनहूस चेहरा मत दिखाया करो। फिर क्यों बार बार मुंह उठाए मेरे कमरे में चली आती हो? तुम्हें इस महल में आए हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक तुमने इस राजवंश को कोई वारिस नहीं दिया। एक महारानी का सबसे बड़ा धर्म होता है राज्य को उत्तराधिकारी देना, लेकिन तुम उस धर्म को निभा नहीं पाई। राजमाता, मैं प्रयास कर रही हूँ। ईश्वर पर भरोसा है, एक दिन सब ठीक होगा। ईश्वर का नाम लेकर कब तक बहाने बनाओगी? पूरे राज्य की निगाहें इस महल पर टिकी हैं और तुम हो कि अब तक मां नहीं बन सकी। यही कारण है कि मुझे तुम पर क्रोध आता है। तुम जैसी बांझ औरत को अपनी बहू बनाकर मेरे बेटे ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि तुमसे विवाह ना करे, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं माना। उसकी आंखों पर तो तुम्हारी सुंदरता का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। मैंने उससे कहा भी था कि आजमगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी।
लेकिन याद रखना, अब मैं तुम्हें और ज्यादा दिनों तक इस महल में नहीं रहने दूंगी। बहुत जल्द मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह करवा दूंगी और फिर उसे संतान का सुख मिलेगा। राजमाता की बात सुनकर महारानी नंदिनी रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। वह पूरी रात राजमाता की बात सुनकर रोती रही और सुबह होने पर महारानी नंदिनी एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र को लेकर मंत्री जी के पास जाती हैं। मंत्री जी, ये पत्र जितनी जल्दी हो सके मेरे पिताजी तक पहुंचा दीजिए। महारानी जी, आप निश्चिंत रहें। मैं अभी इसी समय एक विश्वसनीय सैनिक को यह पत्र देकर आपके पिताजी के पास भिजवाता। राजमाता महारानी नंदिनी को पत्र देते हुए देख लेती है और वह सोचने लगती है, यह अच्छा अवसर है इस मनहूस से अपने बेटे का पीछा छुड़ाने का। अब मैं उसे बताऊंगी कि उसके पीछे उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है। वो रात के अंधेरे में चोरी छुपे मंत्री से मिलने जाती है। जब वो इस बात को सुनेगा तो आग बबूला हो जाएगा और तुरंत ही इस बांझ को राज्य से निकल देगा। राजमाता अपनी योजना पर बहुत खुश हो रही थी। अब उन्हें अपने बेटे के आने का इंतजार था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन राजा राजमहल लौट आता है। बेटा, आखिर तू आ ही गया। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे समय ही थम गया हो। माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? ऐसा क्या हो गया कि आप मेरा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थीं? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने कई बार सोचा कि तुझे बताऊं या नहीं, लेकिन अब सच छिपाना ठीक नहीं होगा। माँ, आप मुझे और बेचैन मत कीजिए। साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? आपका चेहरा देखकर ही मेरा मन घबराने लगा है। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि नंदिनी से विवाह मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पहले ही जानती थी कि वह सही नहीं है। तुम्हारी सुंदर पत्नी चोरी छुपे मंत्री से मिलती है और घंटों उसके साथ बिताती है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? जरूर नंदिनी को मंत्री जी से कुछ काम होगा, इसीलिए वह मंत्री जी से मिलने जाती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से मंत्री जी को पत्र देते देखा था। वो तुम्हारे साथ छल कर रही हैं। नहीं, मैं यह नहीं मानता। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। उसे मेरी बहुत फिक्र है। वो मेरे बगैर एक पल नहीं रहती है। सब दिखावा है, तुम्हें पागल बना रही है। अगर वह सच में तुमसे प्रेम करती है तो जाकर खुद देख लो। वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं बल्कि मंत्री जी के साथ घूमने गई हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजा तुरंत महारानी के कमरे में जाता है, लेकिन महारानी कमरे में नहीं होती हैं। कमरे में महारानी की एक दासी होती है। दासी महारानी कहाँ है? महाराज, वो तो मंत्री जी के साथ गई है। दासी की बात सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो उठा। अब वह समझ गया कि उसकी माँ जो कह रही हैं वह सब सत्य है। अब राजा महारानी के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में महारानी राजमहल लौट आती हैं। महाराज, आप कब आए? मुझे तो आपके आने का जरा भी आभास नहीं हुआ। यदि पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं स्वयं आपके स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी रहती। मैं तभी आया महारानी जब आप महामंत्री के साथ प्रेम में डूबी हुई थी।